गुड इवनिंग फ्रेंड, नमस्कार। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं कुछ ना कुछ नई टैक्स में अमेंडमेंट्स या टैक्स में, इनकम टैक्स में, डायरेक्ट टैक्स में, इनडायरेक्ट टैक्स में आपको अमेंडमेंट आएंगी तो मैं बताया करूँगा। तो फिलहाल सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक इस टाइम बजट का है। तो मैं चाहता हूँ कि जो सिंपल प्रोविजंस जो कॉमन मैन के अंडरस्टैंड कर सकता है, मैं उसको आपको एक छोटा सा ब्रीफ बजट के बारे में दे दूं। जो इनकम टैक्स के क्या क्या प्रोविज़न बजट में चेंज हुए हैं बजट 2023 में, तो मैं उसका थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे दूं कि आप पे क्या क्या इफ़ेक्ट करेगा आपको। मैं जनरल बजट पे नहीं जा रहा कि जैसे कि कस्टम में क्या हुआ, क्या चीज़ महंगी हुई, क्या चीज़ सस्ती हुई। मैं सिर्फ इनकम टैक्स के प्रोविज़न बता रहा हूँ जिससे हमारे सारे क्लाइंट्स को बेनिफिट मिले और सब अपडेट हो सके कि इनकम टैक्स में क्या क्या चेंज आए हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ टैक्स रेट्स के बारे में। इनकम टैक्स के रेट्स जो चेंज हुए हैं उसके बारे में। सबसे पहले तो जो टैक्स रेट्स दो तरीके से हम देखते हैं, एक तो ओल्ड रिजाइम, एक न्यू रिजाइम। तो ओल्ड रिजाइम में देयर इज नो चेंज, कोई चेंज नहीं है ओल्ड रिजाइम में। ओल्ड रिजाइम में जो पहले टैक्स था वो था स्लैब था, वो था 2.5 लाख तक नील, 2.5 से 5 तक 5% एंड 5 लाख से 10 लाख तक 20% एंड मोर देन जो अबव 10 लाख की इनकम पे 30% का स्लैब रेट था। और अब क्या हुआ कि न्यू रिजाइम में जो उन्होंने टैक्स रेट का चेंज किया है वो किया है 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, नील। 3 लाख से 6 लाख 5%, 6 लाख से 9 लाख 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15% एंड 12 लाख से 15 लाख तक का 20%। और अबव 15 लैक्स इट विल बी 30% टैक्स रेट। ओके, तो एक और इसमें चीज है कि अगर हम कोई टैक्स ओल्ड या न्यू रिजाइम ऑप्ट नहीं करते हैं कि हमने कौन से रिजाइम में जाके टैक्स भरना है, तो न्यू रिजाइम इज ए डिफॉल्ट। एज ए डिफॉल्ट इनकम टैक्स विल कैलकुलेट दैट कंप्यूट योर टैक्स ऑन द न्यू रिजाइम बेसिस ऑफ इट इज। ये डिफॉल्ट कर दिया गया कि अगर कुछ आप ऑप्शन नहीं करते हो तो आपका टैक्स कैलकुलेशन न्यू रिजाइम के बेस पे ही होगा। अब बेसिक एग्जाम्पशन न्यू रिजाइम में उन्होंने दे दी है जो है कि हाँ, एक इसमें और मैं बताना चाहूँगा कि इसमें क्या होता है कि आप अगर बिजनेस इनकम और सैलरीड इनकम दोनों के लिए है ऑप्शन कि बिजनेस इनकम अगर एक बार ओल्ड रिजाइम से न्यू रिजाइम में आ गया तो उसे एक बार वापस जाने का मौका मिलेगा। अदरवाइज उसके बाद वो अगर एक बार ऑप्ट आउट हो गया उससे, फिर दोबारा उसको ऑप्ट नहीं कर सकता ओल्ड को वापस से, सिर्फ एक बार उसको चांस मिलेगा। और सैलरीड पर्सन अदर देन बिजनेस जो है वो एवरी ईयर ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे वो ओल्ड रिजाइम चाहे न्यू रिजाइम, उनको एवरी ईयर ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये एक इसमें प्रोविजन में चेंज है। एक जो रिबेट हुआ करती थी 87A सेक्शन की, जो ओल्ड रिजाइम में और न्यू रिजाइम में, जो आजकल जो आपने न्यूज़ में सुना होगा कि मेरी 7 लाख तक गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट कर दिया टैक्स, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं होता, उसका प्रोविजन 87A सेक्शन के अंडर आता है। ऊपर जो मैंने रेट बताए वो वही हैं टैक्स के, लेकिन उस टैक्स के रेट के अलावा जो 3 लाख की न्यू रिजाइम में आपको नील की टैक्स नील है, उसके अलावा जो नीचे स्लैब चला उस स्लैब को देखते हुए हमें जो भी आपकी जो टैक्स की एग्जाम्पशन मिली है वो 87A के अगेन रिबेट मिलेगी। वो रिबेट को काउंट करके वो 7 लाख रुपए आपको बताते हैं कि 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है या 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, जैसा कि ओल्ड रिजाइम में था। तो वो 87 की रिबेट ओल्ड रिजाइम में कोई चीज नहीं है कि 5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है। मतलब मेरा मतलब ये है कि आप टैक्स की जो कंप्यूटेशन बनाएंगे वो जो मैंने ऊपर स्लैब बताया न्यू रिजाइम और ओल्ड रिजाइम के, उसके बेस पे बनाएंगे। उसके बाद 87A की डिडक्शन रिबेट ले लेंगे और वो रिबेट 12,500 रुपए की रिबेट तो मिल जाएगी आपको ओल्ड डिजाइन में, जिसके जो रिबेट लेने से आपकी 5 लाख तक टैक्स नहीं बनेगा। और
उसके बाद जो न्यू रिजाइम में वो रिबेट 7 लाख तक चली जाती है। तो 7 लाख तक आपको मीन्स, मैं अगर आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो 3 लाख से 6 लाख के बीच में आपको 5% और 15,000, और 1 लाख के ऊपर 10%, तो लगभग वो डबल आपको मिल जाती है। 25 लाख तक, सॉरी 25,000 तक का टैक्स आपको रिबेट में मिल जाएगा। तो वो आपको 7 लाख तक न्यू डिजाइन में 87A की रिबेट लेने के बाद कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 7 लाख से 1 रुपया भी ऊपर जाते हो तो वो स्लैब उसी हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा, 7 लाख या 5 लाख से, वट एवर बी द केस। 5 लाख या 7 लाख से ऊपर 1 रुपया या 100 रुपये भी ज़्यादा जाते हो तो वो आपकी ये 87A की रिबेट का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, और आपकी टैक्स कैलकुलेशन एज पर दैट स्लैब्स हो जाएगी। तो ये बेनिफिट, ये एक वो है इसमें लकुल्ला। और नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो सरचार्ज है, टैक्स के रेट के ऊपर सरचार्ज लगता था जो, उसकी लिमिट जो पहले हायर साइड में 37% तक जाती थी लास्ट ईयर तक, उसकी नेक्स्ट इस साल तक भी जाएगी, लेकिन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से इस बजट के प्रपोजल एक्सेप्ट होने तक वो मैक्सिमम 25% सरचार्ज की लिमिट हो जाएगी। तो आपका जो भी सरचार्ज लगेगा वो 25% से ज़्यादा नहीं लगेगा। और एक और इसमें प्रोविज़न आया है जो कि सेक्शन 111A 112A 112 में जो हम सरचार्ज देते थे, एडवांस टैक्स के ऊपर भी सरचार्ज लग गया दोस्तों। वो ऐसा है कि जैसे हम एडवांस टैक्स कैलकुलेट करते थे जी, 10,000 के ऊपर हमें एडवांस टैक्स देना पड़ता है अगर हमारी लायबिलिटी 10,000 से ऊपर एडवांस टैक्स की बनती है। तो 10,000 के ऊपर जब हमारा एडवांस टैक्स की लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो उसके ऊपर भी अब हमें सरचार्ज प्लस करके एडवांस टैक्स जमा करना। मान लो हम राउंड में 1 लाख रुपए हमारी बन रही है तो उसमें भी हम सरचार्ज प्लस करके एडवांस टैक्स जमा कराया करेंगे नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड। एक प्रोविजन आया है बजट में कि जो एमएसएमई जो है, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए, नोट एमएसएमई, मीडियम एंटरप्राइजेस को ये एप्लीकेबल नहीं है। जैसे हम लोग पेमेंट करते हैं और वो पेमेंट जिसको हम, हमारे जो वेंडर्स हैं या क्रेडिटर्स हैं वो हमारे एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, एमएसएमई में रजिस्टर हैं, उसमें माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की पेमेंट जो उस एक्ट के अंदर टाइम लिमिट दी गई है वो है 45 डेज। 45 डेज के अंदर हमें वो पेमेंट करनी होती है। वो पेमेंट अगर हम उस पीरियड के अंदर उन्हें नहीं करते तो उसका हमें जो भी हमारी लायबिलिटी है वो, अगर हमारी 31 मार्च की डेट पे लायबिलिटी खड़ी है तो हमें उसको पेमेंट करनी पड़ेगी, अदरवाइज वो हमारा खर्चा अलाउ नहीं होगा, इनकम टैक्स में डिसअलाउ होगा। तो वो जो एक्सपेंस है एमएसएमई की, जो पेमेंट अगर हमारी पेंडिंग है उसे हम पेमेंट बेस पे क्लेम कर पाएंगे। अदरवाइज अगर आपकी पेमेंट नहीं है तो वो हमें हम वो खर्चा क्लेम नहीं कर, वो हम उस खर्चे को क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये पहले पेएबल होता था, ठीक है जी, पेएबल खड़ा है बैलेंस शीट में 31 मार्च को, जो एमएसएमई वाली आपकी बैलेंस शीट में आता था कि भाई कितना पेएबल है, पेएबल खड़ा है, कोई बात नहीं, हमारे कोई खर्चा मिल जाता था। अब हमें वो खर्चा ही नहीं मिलेगा अगर पेएबल है, हमें पेमेंट बेस पे खर्चा मिलेगा। जैसे गवर्नमेंट ड्यूज होते हैं, कुछ ऐसी होती हैं चीज़ें जो पेमेंट बेस पे ही मिलती हैं जैसे, तो वो हमें जब तक हमारी लायबिलिटी वो पे नहीं हो जाएगी हमें वो अलाउ नहीं होगा एक्सपेंडिचर। एक हमारे को प्रोविजन आया है 80IAC के अंदर, जो कि जैसे स्टार्टअप जो कंपनियां थी जिनको बेनिफिट मिला हुआ था 1 अप्रैल 2023 तक कि कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं हम स्टार्टअप में, तो उनको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिलता था 10 साल के लिए, जिसमें 3 साल तो 100% बेनिफिट था, अगले सालों में धीरे धीरे कम बेनिफिट होता था, लेकिन 10 साल का बेनिफिट मिलता था। तो वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ स्टार्टअप की डेट 1 अप्रैल 2024 तक आपकी एक्सटेंड कर दी गई है लिमिट, उनको प्रमोट करने के लिए स्टार्टअप कंपनीज को, कि भाई कम से कम नहीं तो 1 साल की लिमिट बढ़ा दी गई है कि आज की डेट में भी अगर हम
1 अप्रैल 23 तक जो लिमिट थी, उसके बाद भी 1 अप्रैल 24 तक भी हम कोई स्टार्टअप न्यू इनकॉर्पोरेट करते हैं तो उसको भी सारे स्टार्टअप वाले इनकम टैक्स के बेनिफिट मिलेंगे। एक प्रोविजन आया है कि कन्वर्जन ऑफ गोल्ड टू इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीप्ट्स। गवर्नमेंट ने निकाला था कि आपके पास फिजिकल गोल्ड है, उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं गोल्ड रिसीट्स में, जो पेपर गोल्ड पे। उस केस में उन्होंने ये निकाल दिया कि इसका जो कन्वर्जन पेपर में करेंगे या वापस गोल्ड में फिजिकल करेंगे, उस पर कोई कैपिटल गेन नहीं है, वो कैपिटल गेन के अंदर ट्रांसफर नहीं मानी जाएगी। एक प्रोविजन आया है जो हमारे पहले प्रोविजन था 44AD और 44ADA में, जिसमें प्रिजम्पटिव टैक्स आप जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते थे वो प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम में भरते थे। 44AD आपका कहता था कि आपकी अगर 2 करोड़ तक टर्नओवर है तो आप 8%, अगर आपका कैश और बैंक दोनों टाइप की पेमेंट रिसीट्स है, आप 8% अपनी इनकम एज्यूम करिए, और 100% आप चेक या उससे डील कर रहे हैं बैंक ट्रांजैक्शन से तो 6% आप अपना प्रॉफिट ट्रीट करिए और उस पर आप टैक्स कैलकुलेट करके दे दीजिए। ऐसी तरीके से 44ADA कहता था कि प्रोफेशनल जो है स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, जैसे सीए हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, जो भी हमने लिस्ट में स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है, उन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के केस में 50 लाख रुपीस की जो टोटल रिसीट्स है उसका आप 50% प्रॉफिट मान लीजिए और उस 50% पे टैक्स कैलकुलेट करके टैक्स पे कर दीजिए। तो आपको कोई भी बुक्स रखने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल 8%, 6% या 6% या प्रोफेशनल के केस में 50% आप पे करके अपना इनकम एज्यूम करके प्रिज्यूम करके उसे आप उस पर टैक्स कैलकुलेट करके गवर्नमेंट को पे कर दीजिए और अपनी ITR फाइल कर दीजिए। उसकी लिमिट अब 44AD सेक्शन में 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दी गई है, और 44ADA की लिमिट जो 50 लाख टर्नओवर रिसीट्स थी उसे बढ़ाकर 75 लाख कर दी गई है। तो ये एक चेंज आया है जो कि बहुत अच्छा चेंज है, जो प्रिजम्पटिव टैक्स बेस पे रिटर्न अपनी भरते थे उनके लिए। एक और प्रोविजन ये आया है TCS के ऊपर कि जो हम लोग क्या था कि जो बाहर कोई ओवरसीज हम विजिट करते हैं या वो अपना, दो हैं इसमें कि एक तो है आपका कि हम अगर बाहर आप ओवरसीज पैकेज कोई ले रहे हैं टूरिस्ट पर्पज से, कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं और ओवरसीज पैकेज है, नोट टिकट पे नहीं है। आप टिकट बुक करा लें, आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, टिकट बुक करा लें, उस पर नहीं। ओवरसीज पैकेज के ऊपर आपको 5% TCS कटा करता था, जो आपका ट्रैवल एजेंट या वो जो भी काटते थे 5% TCS कटता था। अब वो 5% TCS की लिमिट बढ़ा के 20% TCS कटा करेगा, और इसकी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है कि भाई इतने के ऊपर कटेगा, इतने के ऊपर नहीं कटेगा। देयर इज नो थ्रेशोल्ड लिमिट, और 20% TCS कटेगा। हाँ, एजुकेशन के लिए आप भेजते हैं या फिर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भेजते हैं तो उस पे जो है 5% अमाउंट है TCS कटने का, और उसकी थ्रेशोल्ड लिमिट 7 लाख है कि 7 लाख से नीचे तो कोई नहीं है, 7 लाख के ऊपर TCS 5%। उसमें कोई चेंज नहीं आया, लास्ट ईयर भी यही था, उसमें कोई चेंज नहीं है। सिर्फ ओवरसीज पैकेज के ऊपर आपका 20% TCS, जो चेंज है वो पहले 5% था TCS इसी ओवरसीज पैकेज के ऊपर, अब वो 20% चेंज हो गया है। वो TCS का रेट 20% कर दिया गया, 5 to 20 हो गया है, और बाकी कोई चेंज नहीं है। एक जो सबसे बड़ा मैनिपुलेशन करते थे लोग इनकम टैक्स में कैपिटल गेन के ऊपर, वो करते थे कि कितनी भी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद के आप अपना कैपिटल गेन जो नई प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में करके अपना टैक्स बचा लिया करते थे। और बहुत बड़े बड़े लोग इसकी कोई लिमिट नहीं थी, आप 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ रुपया कैपिटल गेन करके अपना पैसा दूसरी प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके आपका कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता था।
अंडर सेक्शन 54 एंड 54F। 54F सेक्शन क्या कहता है कि आपको जो भी आपकी कैपिटल गेन रिसीट जो आया है, उसका जो भी कैपिटल गेन हुआ है उसे आपको किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी सेल करने से जो कैपिटल गेन आया है, जो पैसा आया है कैपिटल गेन के रूप में, उसे आप अगर कैपिटल गेन वाले अमाउंट को आप इन्वेस्ट कर देते हैं किसी न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में, तो आपका वो कैपिटल गेन आपको 54 के अंडर एग्जम्प्ट हो जाएगा, टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स एग्जम्प्ट हो जाएगा। और 54F में क्या होता था कि आप कोई भी एसेट बेचते हैं, कोई भी एसेट बेच के आपके पास जो पैसा आया, उस पूरे की पूरी जो अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन है, उस पूरे कंसिडरेशन को उठा के आपने कोई न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीद ली, तो उस केस में और कोई भी एसेट बेची, 54 क्या कहता है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया एक पार्ट। और 54F क्या कहता है कि आपने कोई एसेट दूसरी बेची और 54F में न्यू रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, तो वो आपको एग्जम्पशन मिल जाती थी। इसकी इस नए बजट के तहत 10 करोड़ की लिमिट फिक्स कर दी गई है कि अगर आप 54 में कैपिटल गेन आपका 10 करोड़ तक है, वो 10 करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट मैक्सिमम कर सकते हो, तो 10 करोड़ से ऊपर वाला जो भी पार्ट आप इन्वेस्ट करते हो उस पर आपको टैक्स लग जाएगा। और 54F में आपकी जो टोटल कंसिडरेशन है वो 10 करोड़ तक की कंसिडरेशन को, सेल कंसिडरेशन को आप इन्वेस्ट कर सकते हो 54F में किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में। 10 करोड़ से ऊपर वाले अमाउंट पे आपको टैक्स लग जाएगा। तो ये अंडर सेक्शन 54 एंड 54F की जो लिमिट थी, उसकी लिमिट को 10 करोड़ पे फिक्स अपना लिमिट कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया कि 10 करोड़ से ज़्यादा आप उसमें जमा नहीं करा सकते, और ज़्यादा करा उसके ऊपर टैक्स है। दैट्स ऑल। एंड नेक्स्ट एक बहुत बड़ी टैक्स प्लानिंग किया करते थे जो हाई प्रोफाइल इनकम ग्रुप वाले इंडिविजुअल होते थे। इन्वेस्टमेंट जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज में वो इन्वेस्टमेंट करते थे एज ए इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड वाली जो यूलिप वाली या दूसरी LIC या किसी और इंश्योरेंस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते थे। उसकी जो रिसीट्स का प्रोविजन था इनकम टैक्स में सेक्शन 10(10)D के अंदर कि जितनी भी उसकी रिसीप्ट होगी वो एग्जम्प्ट होती थी। तो हाई प्रोफाइल इनकम ग्रुप जो करता था कि उसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस में कर देते थे, इंश्योरेंस सेक्टर पॉलिसीज में लेके इन्वेस्ट कर देते थे। उसमें क्या होता था कि भाई जो भी रिसीट आएगी वाइट आ गई विदाउट एनी टैक्स, उनकी इन्वेस्टमेंट पैसा लग गया। पैसा लगने के बाद आज से 5 साल 10 साल बाद जब भी रिसीट आएगी वाइट में रिसीट आएगी विद इनकम बढ़ के आएगी एंड दैट विल बी टैक्स फ्री। अब इसमें ये इस चीज को रोकने के लिए कि ये मैनिपुलेट कर रहे हैं लोग, इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि उसकी लिमिट जो प्रीमियम की लिमिट है, प्रीमियम पेएबल की लिमिट 5 लाख कर दी गई है कि आप 5 लाख से ज्यादा, अगर 5 लाख तक का ही प्रीमियम पॉलिसी पे कर पाओगे। 5 लाख से ऊपर पे करते हो तो वो एग्जम्पशन जो आपके हाथ में जब पैसा आएगा वो एग्जम्प्ट नहीं रहेगा। 5 लाख से नीचे आप पॉलिसी है, प्रीमियम है उसका, पॉलिसी नहीं सॉरी प्रीमियम है, 5 लाख से कम प्रीमियम आप एवरी ईयर पे कर रहे हैं, नो इशू, आपको जो पैसा मिलेगा एग्जम्प्ट रहेगा जब आप एट द रेट ऑन द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ दैट अमाउंट। एंड उसके बाद 5 लाख से ऊपर अगर आप कर रहे हैं तो वो एग्जम्प्ट नहीं रहेगा। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे ये प्लानिंग कर रहे हैं। तो वैसे मैक्सिमम लोग मेरे हिसाब से ये चीज़ आइडिया होगा और इंश्योरेंस कंपनी वालों को इससे थोड़ा सा झटका लगने वाला है, उनकी इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। नेक्स्ट एक प्रोविजन आया है, हाँ एक काम क्या किया जाता था कि जो हाउसिंग लोन लोग लेते थे, होम लोन लेते थे, उसके इंटरेस्ट का बेनिफिट जो है, इंटरेस्ट का बेनिफिट अंडर सेक्शन 24 में मिलता था। वो इंटरेस्ट का बेनिफिट क्या था कि आप 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का बेनिफिट ले लेते थे और इनकम टैक्स जब कंप्यूटेशन बनाते थे सेल्फ ऑक्यूपाइड में 2 लाख का इंटरेस्ट का कर लिया, या आपने कोई रेंटल में प्रॉपर्टी दी है तो इंटरेस्ट आपको पूरा मिल जाता था। उस इंटरेस्ट का बेनिफिट हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर वो क्लेम कर लेते थे इंटरेस्ट का। और सेकंड एक ऑप्शन होता था कि जब आपने वो प्रॉपर्टी कभी सेल करी
जो प्रॉपर्टी सेल करी तो आपका जब आपने प्रॉपर्टी की कॉस्ट की, एक तो उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जब हमने प्रॉपर्टी परचेज करी वो होता है। कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में हमने उस पर कोई एडिशनल खर्चे करके बिल्डिंग की, रिनोवेट किया, बिल्डिंग बनाई, कंस्ट्रक्शन की, कुछ भी। एंड जो ये इंटरेस्ट हमने दिया होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, वो भी कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट का पार्ट होता था। तो लोग क्या करते थे कि डबल बेनिफिट ले लेते थे इस चीज का, कि पहले तो उसको इंटरेस्ट ऑन होम लोन तो एक ही पार्ट है, उसको एक बार तो उन्होंने ले लिया हाउसिंग प्रॉपर्टी के हेड में, आपने इनकम उसको इनकम से रिड्यूस कर दिया, इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल गया, आपकी टोटल इनकम में से वो इंटरेस्ट का बेनिफिट करके आपकी कंप्यूटेशन टोटल इनकम कम होगी, उस पर टैक्स कम दिया। दूसरी बात, जब आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो कैपिटल गेन कैलकुलेट करने के लिए उस इंटरेस्ट को आपने कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में ऐड कर दिया, और उससे आपकी कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी बढ़ गई, तो कैपिटल गेन आपकी कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन बढ़ गई, आपका डिफरेंस पे कैपिटल गेन लगता है, वो भी हो गया। तो इस केस में आप डबल बेनिफिट ले रहे थे, लोग आप नहीं, सॉरी आप नहीं, लोग सारे डबल बेनिफिट ले लेते थे उस इंटरेस्ट के पार्ट का, कि एक बार तो हाउस उधर ले लिया इंटरेस्ट का बेनिफिट, दूसरी बार बेनिफिट ले लिया आपने जब आपने प्रॉपर्टी सेल की कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में ऐड करके। तो वो हटा दिया गया है कि उसमें ये कहा गया है कि अगर आपने इंटरेस्ट का बेनिफिट होम लोन के ऊपर ले लिया तो आपको कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट में वो इंटरेस्ट ऐड नहीं होगा। इस चीज को इधर करेक्शन कर दी गई है। एक आया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज को थोड़ा सा बेनिफिट दिया गया है कि जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज का जो न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आई थी उनका फर्स्ट अप्रैल 2020 तक जो होता था उसमें मैन्युफैक्चरिंग को रेट, इनकम टैक्स का रेट, न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को इनकम टैक्स का एक रेट दिया गया था 15% स्लैब। तो अब वही बेनिफिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी दे दिया गया है कि कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज न्यू करती है, या न्यू कोऑपरेटिव सोसाइटी कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करती है टिल 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2024 तक कोई एक्टिविटी करती है, तो वो जो बेनिफिट 15% वाला टैक्स का रेट है वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज को भी सेम टैक्स रेट लगेगा। एक और कोऑपरेटिव सोसाइटी को बेनिफिट दिया गया है कि जैसे बैंक में 2 करोड़ के ऊपर जैसे एक हायर लिमिट दे दी गई है, इसमें 3 करोड़ की टीडीएस डिडक्शन ऑन कैश विड्रॉवल। तो ये पहले 2 करोड़ थी, अब 3 करोड़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए 3 करोड़ रुपए की ये बेनिफिट दे दिया गया है कि 3 करोड़ से ऊपर कैश विड्रॉवल अगर किसी का हो रहा है तो उस पर टीडीएस 3 करोड़ तक नहीं कटेगा, 3 करोड़ के बाद के ऊपर कटेगा अगर किसी का कैश विड्रॉवल है। एक और नया प्रोविजन है, एक नया प्रोविजन, पहले लोग इस वजह से परेशान होते थे कि कुछ लोगों का क्या होता था कि हमने बिल तो अभी दे दिया अपने क्लाइंट को या किसी अपने जो कंपनी उसका टीडीएस नेक्स्ट ईयर में काट रही है, हमने अपनी इनकम अभी बुक कर ली, हमें उसका टीडीएस उस साल में कंपनी ने काटा नहीं जिसको हम अपना बिल दे रहे हैं, जो हमारा क्लाइंट है या हमारा डेटर्स है। तो वो हमारा क्या करता था, हमने अपना बिल तो इनकम तो इस साल बुक कर दी, हमारा टीडीएस उसने नेक्स्ट ईयर में अपना वो करके नेक्स्ट ईयर में काटा। तो इसमें क्या दिक्कत हो रही थी कि लोगों को वो वाले टैक्स बेनिफिट, इनकम तो बुक कर ली, उसका टीडीएस का बेनिफिट नहीं मिलता था। अब इन्होंने एक ये टैक्स क्रेडिट मिसमैच के लिए एक फैसिलिटी बना दी है कि आप एक अपने असेसिंग ऑफिसर को एक एप्लीकेशन डालो है विद इन 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच टैक्स वाज डिडक्टेड, कि जिस साल में टैक्स आपका कटा है, जैसे मान लीजिए आप आज आपने बिल कर दिया मार्च 2023 में आपका बिल कटा, टैक्स कटा अपना मार्च 24 में, तो आपको फ्रॉम द विद इन द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो आपको 2 साल के अंदर 31 मार्च 24 के 2 साल के अंदर आपको एप्लीकेशन डालनी है कि वो हमारा एडजस्ट जो है, वो जो भी हमारा टीडीएस कटा है उसे हमारे जो सब्सिक्वेंट ईयर्स में उसे उस टीडीएस को एडजस्ट कर दिया जाए। तो
तो ये एक नया प्रोविज़न आया है कि आप आपका वो टीडीएस जो कटा हुआ है नेक्स्ट ईयर में वो वेस्ट नहीं जाएगा, उसे हम अगले सालों में क्लेम कर सकते हैं। तो मोटे मोटे जो बजट के चेंजेस थे, जो एक कॉमन मैन या मैं अपने क्लाइंट्स को समझा सकता हूँ, वो ये बेसिक चेंजेस आए हैं। बाकी बहुत कुछ चेंज आया है, वो आप लोगों से रिलेटेड नहीं है। अपील में जॉइंट कमिश्नर, अपील के केस को सोल्व करने के लिए जॉइंट कमिश्नर ऐड कर दिए गए, और बहुत 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 वो हमारे सीए लोगों को समझने के लिए है कि हम उन चीज़ों में क्या कर सकते हैं। तो मेरा फोकस यही है कि मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने दोस्तों को, अपने वेल विशर्स को मेन एक प्रोविज़न बता सकूं जो उनके डेली वर्क में उनकी नॉलेज के लिए, जो उनकी नॉलेज के लिए वो है। हम बाकी जो प्रोविज़न वो हमारी आउटलुक है, सीएस की आउटलुक है, बाकी सारी चीज़ें हम देखेंगे। आप लोगों को बस इतना ही अपडेट करना था। और ये मेरी पहली वीडियो है सीरीज़ की, जैसे कि मैंने आपको किया था, और हो सकता है मैंने ये बोला था कि मैं संडे को ये वीडियो करूँ, आपको भेजा करूँगा संडे मॉर्निंग, लेकिन ये वीडियो मैं पहले ही भेज रहा हूँ क्योंकि बजट को आए भी 1 हफ्ता हो गया है, और आप लोग भी कंफ्यूज हो गए कि बजट में क्या आया क्या नहीं आया, तो इसलिए मैं आज ही अपलोड ये वीडियो कर रहा हूँ। तो आगे से हर संडे मेरी एक 5-10 की मिनट की वीडियो आया करेगी और आपकी नॉलेज अपडेट किया करेगी। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।